बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 जुलाई और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और हो सके तो व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर अमेरिका से आपके सामने रखते हैं, जहां पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आने वाले इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी उम्मीदवार के तौर पर दस्तबरदार होने का फैसला किया है। उन्होंने स्टेप डाउन करने का फैसला किया है। अब वो ट्रंप के मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वैसे तो आपको पता है कि पिछले कई हफ्तों से जो बाइडन के ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रेशर था कि वो अगले अमेरिकी सदारती इलेक्शन में हिस्सा ना लें। वजूहात उनकी बिगड़ती हुई सेहत और उनकी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़, फिज़िकल एबिलिटीज़ के ऊपर जो सवालात थे कि वो उम्र रसीदा हो गए हैं और अगले 4 साल क्या वो अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ के अंदर काम कर सकेंगे या नहीं। और इसका तमाम का बहुत ही एक आप ये कहें कि बहुत ही एक्सप्रेसिव वे से या बहुत ही क्लियर तरीके से उसका सारे का सारी डिपिक्शन आवाम ने देखी पिछले चंद हफ्तों के अंदर। जो प्रेसिडेंट बाइडन की परफॉर्मेंस थी, जो एक मबासा हुआ या एक डिबेट हुई प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट बाइडन के दरमियान, जिसमें सियासी तौर पर मैं कह रहा हूँ, सियासी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने, साबका प्रेसिडेंट ट्रंप ने मौजूदा प्रेसिडेंट बाइडन को तकरीबन कच्चा चबा दिया था। मीन उनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा था। बिल्कुल वो एक हारे हुए खिलाड़ी के तौर पर उस स्टेज पर खड़े थे और ट्रंप उनको हर चीज़ में चारों शाने चित कर रहा था। बहरहाल जो ये डिबेट हुई उसके बाद बहुत ही ज़्यादा प्रेशर माउंट हो गया। उसके बाद जो गोली चली प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, जो गोली तो ट्रंप पे चली, लेकिन किसी ने खूब कहा कि ये गोली ट्रंप के लिए चली, लेकिन उससे ज़ख्मी या उससे जो जाँ भाग हुए वो बाइडन हुए। सियासी तौर पर जाहिर है कि गोली ट्रंप पर चली थी, लेकिन उसका जो कैजुअल्टी हुए हैं वो बाइडन हुए हैं। और आखिरकार बाइडन ने आज उस सारे प्रेशर के सामने सरेंडर किया और अपने आप को स्टेप डाउन करवा लिया या कर लिया। और उन्होंने चलते चलते इंडोर्समेंट दी है कमला। ये आप अक्सर कामला सुनते हैं, वो अंग्रेज़ी में उस कामला कहते हैं, लेकिन असल में क्योंकि वो इंडिया से उनकी मदर थी, बायोलॉजिस्ट थी, प्रोफेसर थी और 19 साल की उम्र में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ अमेरिका में तशरीफ़ लाई। यहाँ पर कैलिफोर्निया से पढ़ी, फिर वो प्रोफेसर बनी। उन्होंने शादी हैरिस साहब से की, वो भी एक प्रोफेसर थे, जमीका के थे। दोनों प्रोफेसर थे और तकरीबन गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1960 के अवाइल में, 1966 के अवाइल में गालिबन वो शैम्पेन इलिनॉय मूव हुए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन में पढ़ाने के लिए। दोनों कमला देवी हैरिस उनका नाम है, जो इस टाइम नायब सदर हैं अमेरिका की। उनके दोनों उनके माँ बाप दोनों ही प्रोफेसर थे। वालिद भी प्रोफेसर थे, शायद गालिबन इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। वालदा मैंने बताया कि बायोलॉजी की प्रोफेसर थीं। दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन में पढ़ाते रहे। मैं भी खाकसार उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ। इसी मुनासबत से मुझे ये चीज़ पता थी तो मैंने कहा आपके सामने रखी जाए। बहरहाल कमला, उनको कामला यहाँ पर कहते हैं, लेकिन वो जो उसकी सही प्रोनाउंसिएशन हिंदुस्तान से होगी वो कमला होगी। जैसे कमला देवी आप सुनते हैं, नाम हिंदुस्तान के अंदर बहुत कॉमन है, तो यहाँ पर बहरहाल उनका नाम कमला देवी हैरिस है। उनको कामला देवी या कामला हैरिस कहते हैं अमेरिका के अंदर। और वो एक वकील हैं पेशे के एतबार से, जो इस टाइम वो नायब प्रेसिडेंट के तौर पर जो है वो प्रेसिडेंट बाइडन के साथ उन्होंने सर्व किया 4 साल। और देखते हैं कि अब उनको जो नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट बाइडन ने, तो डेमोक्रेटिक पार्टी इस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ओवरऑल अमेरिकन पब्लिक इस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि एक तो वो खातून है और आपको पता है पहले हिलरी क्लिंटन जो है वो एफर्ट कर चुकी हैं इलेक्शन लड़ने की और उसके नताइज आप देख चुके हैं जो कुछ भी हुआ था। अब ये दूसरी खातून होंगी जो प्रेसिडेंशियल रेस के अंदर आई हैं और उसके साथ साथ ये एक खातून है। फिर ये इमिग्रेंट भी हैं क्योंकि इनके माँ बाप दोनों ही इमिग्रेंट हैं, कलर्ड हैं। मतलब कि वालदा जो है वो हिंदुस्तानी हैं और वालिद जो हैं जमीका से हैं। तो अब देखते हैं कि जो डेमोग्राफिक्स हैं अमेरिका के वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगले चंद दिन के अंदर जो डिफरेंट पोल्स होंगे वो दिखाएंगे कि उनकी जो उठान है इलेक्शन के अंदर वो कैसी है। ये तो एक अलग बहस है, इस पर तो बात करेंगे कमला देवी के ऊपर तो बाद में। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो मेरा तज्जिया है वो ये है
कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, फॉर्मर प्रेसिडेंट, यहाँ पर फॉर्मर प्रेसिडेंट को भी प्रेसिडेंट कहा जाता है अक्सर, तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो मुझे अब हारते हुए नज़र नहीं आ रहे। और मैं आपको पिछले 1 साल से लगातार बता रहा हूँ कि ना वो मुझे हारते हुए नज़र आ रहे हैं, ना वो मुझे रेस से बाहर होते नज़र आ रहे हैं। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहला इलेक्शन लड़ा था तो तब भी पूरे 1 साल पहले, मुझे अभी भी याद है, मोहित पीरज़ादा साहब का प्रोग्राम था और उसमें पाकिस्तान की फॉर्मर एम्बेसडर आबिदा हुसैन साहबा और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं खुर्शीद कसूरी साहब, वो दोनों उसमें मौजूद थे। उन दोनों का ख्याल था कि हिलरी क्लिंटन जीतेंगी और मेरा तकरीबन कोई 11 महीने या 1 साल पहले ये ख्याल था कि ट्रंप जीतेंगे। मैं उस टाइम के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। वो यूट्यूब पे पड़ा होगा हमारा शो, अगर आप हमारे नाम लिखकर मोहित पीरज़ादा, आबिदा हुसैन, शहबाज गिल अगर आप लिखकर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको। और इस दफ़ा भी मैंने आपसे वही बात की। इस पर किसी दिन दोबारा तज्जिया करेंगे कि तब भी बहुत बिफोर टाइम मेरा ये तज्जिया क्यों था, इस दफ़ा भी क्यों है। वो अमेरिका के कुछ डेमोग्राफिक्स हैं, अमेरिका की कुछ कल्चर है ऐसा जिसके साथ ट्रंप कनेक्ट करते हैं। वो सही है गलत है वो बहस एक बिल्कुल अलग है, क्योंकि एज एन इमिग्रेंट उसके ऊपर किसी को बहुत एतराज़ हो सकता है। जो हमारी कम्युनिटी है ज़ाहिर है इमिग्रेंट्स की, और स्पेशली पाकिस्तानी और फिर मुस्लिम कम्युनिटी, उनके ख़िलाफ़ ट्रंप साहब ने बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी माजी में दे रखी हैं। तो लोगों के मिले जुले रुझानात हैं। लेकिन इसके अलावा, इमिग्रेंट्स के अलावा, जो अपने आप को नेटिव, तो वैसे आपको पता है कि कौन था यहाँ पर, लेकिन बहरहाल जो उसके अलावा जो कॉकेशियन है उनके लिए ट्रंप के साथ ज़्यादा तादाद में एसोसिएशन क्यों ज़रूरी है, इस पर किसी दिन और बहस करेंगे तफसीली। लेकिन अब चलते चलते आपको ये बता देता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का अब सामना प्रेसिडेंट बाइडन के साथ नहीं होगा, बल्कि इलेक्शन में कमला हैरिस देवी के साथ होगा। तो ये कमला देवी जो हैं वो मेरा तो नहीं ख्याल कि ट्रंप को हरा पाएंगी। तो इसलिए आज थोड़ी सी एक झटका इस्लामाबाद में भी लगा होगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ट्रंप के आते ही जो अमेरिका की स्ट्रेटजी पाकिस्तान की तरफ है वो बदल जाएगी। दूसरा, अब ये स्टेटमेंट मैं अज़रा तफन्नन दे रहा हूँ, इसको बाद में लिफाफे जो हैं प्रोपोगेट करेंगे। अज़रा तफन्नन ये है कि जिसने खान को सताया उसने रिक्शा ही चलाया। प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो पर्सनल लेवल पर मेरे ख्याल में, मेरे तजिए में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पसंद नहीं करते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पसंद नहीं करते थे। उनकी वजह से जो ये सारा कुछ फिर मदद मिली मौजूदा रजीम को, वो आपके सामने है। तो बहरहाल उनका डिपार्चर अच्छा नहीं हुआ, कोई बहुत ये पॉलिटिकली ग्रेसफुल डिपार्चर नहीं है प्रेसिडेंट बाइडन का। अब आप देखें कि यहाँ पर कितनी खुल के आप सारी बातें कर सकते हैं, यहाँ पर कोई उठाकर आपको करंट नहीं लगाता। पाकिस्तान में अगर चौधरी साहब के कैंडिडेट जो भी सिटिंग हो उसके बारे में आप इतना तजिया करें और आप वहाँ बैठे हों तो आप अगले घंटे में चुके जाएंगे। अच्छा जी, अगली खबर शुरू करने से पहले क्विकली एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप सबको पता है कि मेरे भाई को अब अगवा हुए 40 दिन के करीब हो गए। लाहौर हाई कोर्ट में जो हुकूमत है, एजेंसीज़ हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास नहीं है, हमें पता नहीं है, लाहौर की हदूद में ऐसे नहीं। वो क्योंकि घर से इस्लामाबाद के लिए निकले थे। तो अब हम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन कर रहे हैं। ज़ाहिर है हमें पता है कि ISI या MI, इन दोनों एजेंसियों ने ये शानदार काम किया और तो कोई कर नहीं सकता। 40 दिन से हमें उनका कोई अता पता नहीं है। अब क्योंकि पटिशन हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डालनी है, वहाँ पर चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, और ज़ाहिर है मेरे तो उन पर बहुत ही सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। माजी में उनकी वजह से, उनके हाथों से लिखे हुए ऑर्डर जिसमें उन्हें पता था कि मेरे पे कस्टोडियल टॉर्चर हुआ, उन्होंने मुझे वापस कस्टोडियल टॉर्चर के लिए पुलिस को और एजेंसीज़ को वापस मुझे फराहम किया था। मेरे तो ज़ाती तौर पर मैं तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा, मेरे साथ तो उन्होंने जुल्म और ज़्यादती की हुई है। इसलिए मैंने उनसे गुजारिश की एक ट्वीट करके, जो कि मैंने कल किया था ताकि उन तक ये पैगाम पहुंच जाए, और मैंने उनसे गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी आप मेरे भाई के केस को आप ना सुने। ज़ाहिर है क्योंकि मार्किंग उन्होंने अपने पास रखी हुई है। ये यहाँ ज़हन में रखें कि अतर मिन्नल्ला साहब जितनी देर चीफ जस्टिस रहे तो प्यूनी जज, जो चीफ जस्टिस के बाद सीनियर जज होता है, मार्किंग का काम उन्होंने उनको दिया हुआ था और ये रीत थी उस हाई कोर्ट की। लेकिन ये वाहिद हैं जिन्होंने मार्किंग अपने पास रखी है कि कौन सा केस किसने सुनना है। हमारी उनसे गुजारिश है कि ये ना सुने, क्योंकि अगर ये सुनेंगे भी तो हम अपना केस इनके सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उसके नतीजे का पहले ही पता है कि इन्होंने हमारे खिलाफ ही फैसला देना है। इसलिए इंसाफ के तकाज़ों की वजह से मैं मोहतरम जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से ही गुजारिश करूँगा कि आप मेरे भाई के केस को ना सुने। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि आसिफ करमानी, उन्होंने नून लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया फॉर्मली। पढ़े लिखे आदमी थे नून लीग में। मैंने आपको बताया कि तो ये पढ़े लिखे नहीं, कोशिश नहीं करते, और दूसरे अगर इनको कोई पढ़े लिखे मिल जाए
तो ये उनको रिटेन करने की भी कोशिश नहीं करते। बहरहाल आसिफ करमानी साहब के जो अमाल हैं माजी के, वो तो उन्हीं के खाते में हैं। आसिफ करमानी साहब ने आज, हमारे यहाँ एक ये भी रवाज है, कोई अल्लाह के पास चला जाए, उसने कितने भी बुरे काम किए हों, हम पीछे से उसे हीरो बना देते हैं। आज उन्होंने छोड़ा है, हम फिर भी उनको जनाब बढ़ा चढ़ा दें, नहीं ऐसा नहीं है। वो इसी रजीम के साथ रहे हैं, मतलब कि इस मौजूदा नहीं, इससे पहले वो नून लीग के सेनेटर रहे, तमाम गंदे काम इनके साथ मिल के करते रहे हैं। लेकिन जाहिर है अब उम्र का तकाजा है, उन्हें एहसास हुआ है कि ये बूट को इज़्ज़त दो में ज़्यादा दूर निकल गए, तो उन्होंने काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो ज़ाहिर है इन्होंने मुकम्मल सरेंडर कर लिया है, दूसरा आवाम गालियां दे रही हैं, तीसरा उन्होंने कहा मुझे पीटीआई पसंद नहीं, लेकिन क्या करूं, जहां भी जाऊं हर शख्स पीटीआई का सपोर्टर है। चौथा उन्होंने कहा कि ये जो बीबियां छोड़ी हुई हैं टिकटॉक वाली, ये भले इस तरह की बेहुदा बातें करने की क्या ज़रूरत है, जब लोग बिजली का बिल नहीं दे रहे तो तब बेहुदा बातें की जा रही हैं कि 700 रुपये का जोड़ा पहनती है मरीम नवाज़, और उन्होंने कहा इससे जग असाई होती है। और उन्होंने अज़मा बुखारी, मरीम औरंगज़ेब, इनकी तरफ इशारा करके कहा कि ये बहुत ही बदतमीज़ लॉट है जो मरीम नवाज़ ने इकट्ठी की है, और इससे पहले नाम नहीं लिए इनके, लेकिन इन्हीं की तरफ इशारा था कि ये बहुत ही बदतमीज़ लॉट है, और इससे पहले पीएमएलएन के इतने बुरे हालात नहीं थे जितने अब हैं, ये कहना है उनका। यहाँ पर आपको ये जहन में रहे कि इससे पहले ज़ुबैर उमर भी छोड़ चुके हैं नून लीग को, और अब साबिक सेनेटर आसिफ किरमानी, उन्होंने भी नून लीग को छोड़ दिया। पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी रहे हैं ये नवाज़ शरीफ साहब के, बहुत ही कुर्बत रही है इनकी नवाज़ शरीफ के साथ, फिर पता नहीं क्यों ये कुर्बत ख़त्म हो गई। लेकिन ये ज़रूर है कि वो अमूमी जो नून लीग का सारा कल्चर है उसमें से ये पढ़े लिखे आदमी थे, और थोड़े मुनाफिक कम थे, जज्बाती थे, इसलिए मुनाफिक कम थे। मैंने पहले उन पर तनकीद भी की, आपको अब ये ना लगे कि छोड़ के जा रहे हैं तो मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ, तो शुरू मैंने तनकीद से ही किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप उनका कंडक्ट देखें, माजी की तकारीर भी देखें या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तो जज्बाती थे, एग्रेसिव थे। अमूमी तौर पर जज्बाती लोग, अमूमी तौर पर जज्बाती लोग जो होते हैं वो उतने मुनाफिक नहीं होते, क्योंकि वो कह देते हैं जो कुछ भी उन्होंने कहना होता है। तो बहरहाल ये एक डेवलपमेंट नून लीग की तरफ से है। अच्छा जी, अगली एक डेवलपमेंट, फवाद चौधरी साहब का एक धुआंधार किस्म का इंटरव्यू आया है, और लौंडा लपाड़ा जी के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू के अंदर फिर आपने कहना है ये मैंने मायूब सा नाम लिया, ये मैं नहीं लेता, वो लेते हैं, उनको बड़ा शौक़ है ये नाम लोगों के बारे में लेने का, जो पीटीआई के सपोर्टर्स वोटर्स हैं उनको वो कहते हैं, तो बदले में मैं उनको ये नाम देता हूँ। एनीवेज, वो इंटरव्यू के अंदर वैसे तो उन्होंने बहुत ही सनसनीखेज़ बातें और भी की हैं, लेकिन एक बात उन्होंने मेरे बारे में, मोहित पीरज़ादा के बारे में, शहजाद अकबर के बारे में की, और वो ज़ाहिर है टुकड़ा काट के हर जगह पर चलाया गया, और उसमें उन्होंने कहा कि शहबाज गिल, मोहित पीरज़ादा, शहजाद अकबर, इन्होंने सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम किया है, ये गद्दार वतन नहीं है। वो बात हो रही थी जो पोस्टर लग रहे हैं हर जगह पर, बैनर्स लग रहे हैं, हमारी तस्वीरें लग रही हैं और ऊपर गद्दार वतन लिखा है। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है दोस्तों ने अपनी अपनी तर्ज का तजिया किया, लेकिन क्योंकि फवाद चौधरी से इस पर मेरी बात भी हो चुकी है, इस बात पर नहीं, लेकिन लाइक के इंटरव्यू के बाद नहीं, लेकिन उससे पहले मेरी उनसे बात भी हो चुकी है, माजी में हमने इकट्ठे काम किया हुकूमत में, उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ इस बात को कि मेरे ख्याल में उनके कहने का मतलब ये है कि हमने सारी उम्र प्रो पाकिस्तान काम किया, इन सारे लोगों ने, हम कभी भी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं थे। मैं हूँ, मोहित पीरज़ादा हो, शहजाद अकबर हो, और हम क्या, हम सबसे बढ़ के अरशद शरीफ शहीद, हम 5th जनरेशन वॉर में हमेशा सीसा पिलाई हुई दीवार, जो नैरेटिव की दुनिया के अंदर, उसमें सीसा पिलाई हुई दीवार के तौर पर हम हमेशा खड़े होते थे फ्रंट लाइन में, अपने मुल्क का दिफा करने, अपने मुल्क की पॉलिसी का दिफा करने, अपनी फ़ौज का दिफा करने। और बल्कि मैं यहाँ तक बता दूँ कि मेरे बहुत ही करीबी अजीज़ बुज़ुर्ग साबिक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, और भुट्टो के ज़माने में, नौजवानी के ज़माने में उन्होंने ज़ाहिर है सियासी तौर पर जिंदाबाद मुर्दाबाद भी कॉलेज की पॉलिटिक्स में की हुई है। बड़े ही वो शोला बयान किस्म के सियासी उनके आइडियाज़ हैं। ज़ाहिर है किसी ज़माने में वो लेफ्टिस्ट भी रहे हैं और सुर्खे भी रहे हैं, जो लोग उस ज़माने से उनको उसकी समझ आती होगी। तो अक्सर खाने की मेज़ पर या दूसरी बात पर वो हमारी फ़ौज पर कोई तनकीद करते थे तो हम लड़ पड़ते थे, झपट पड़ते थे, और ये मेरा नहीं, अमूमी तौर पर 95% पाकिस्तानियों का यही हाल है। तो बात लंबी होगी, कहने की बात यह है कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम किया जाता है ना, जैसे फैसल वाडा साहब कर रहे हैं, दूसरे दोस्त कर रहे हैं, हमने ऐसा काम कभी नहीं किया, ना ही मुझे पता है कि मोहित पीरज़ादा ने ऐसे काम किया हो, ना ही शहजाद अकबर का, मेरे इल्म में नहीं, और मैं अपना तो हतमी तौर पर बता सकता
सकता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने सारा वक्त जो है, जो भी हमारी ये सारा टाइम है, और हम आज भी ओन करते हैं अपनी फ़ौज को। हमें अपनी फ़ौज से मसला कभी नहीं था, अपनी फ़ौज का हमेशा दिफा किया, आइंदा भी करना चाहेंगे। मसला हमें ऊपर बैठे चंद लोग जो अपने सियासी मकासद के लिए, ज़ाहिर है इस टाइम जनरल आसिम मुनीर बैठे हैं, DGISI बैठे हैं, ये चंद लोग जो अपने सियासी मकासद के लिए उस पूरे सिस्टम का रुख जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्रश करने, तोड़ने, मरोड़ने, और फिर उस प्रोसेस के अंदर वो सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, गलत लोगों को ऑफिस में बिठाते हैं, कानून तड़वाते हैं, मेरिट की खिलाफ वर्जी करवाते हैं, पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट से आप वो पावर अब्यूज़ करवाते हैं अपनी, और फिर उनको आदत पड़ जाती है और वो नॉर्मल दिनों में भी करते हैं और करप्शन भी करते हैं। और ये कोई शक नहीं कि ये बड़ी वजह है पाकिस्तान के तमाम इल्स की। बड़ी वजह ये है कि जो फ़ौज के ऊपर बैठे चंद लोग हैं उनकी जो सियासी इन्वॉल्वमेंट है। तो बहरहाल मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब कहना चाह रहे थे कि हम प्रो पाकिस्तान लोग रहे हैं सारी उम्र, और अभी भी हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम अपनी प्रो फौज रहे हैं सारी उम्र, अभी भी हैं, लेकिन फ़ौज के गैर सियासी किरदार तक, सियासी किरदार में ना हम कभी रहे हैं, ना हम रहना चाहते हैं। तो अगर किसी ने उनके इंटरव्यू से ये समझा कि हमने फैसल वाडा के तौर पर या किसी और तरह से फ़ौज के साथ मिलकर कोई खुफिया किस्म का काम किया, तो वो बिल्कुल ऐसा कभी काम नहीं किया, ना ही मेरे ख्याल में फवाद चौधरी ये कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें से ऐसा तासर लेके फैलाने की कोशिश की। कभी भी मेरा जो सियासी सफ़र है वो प्योरली, ओरिजिनली, ट्रांसपेरेंटली इमरान खान के साथ शुरू हुआ। पहला मेरा दिन उन्हीं के साथ शुरू हुआ, आज के दिन मैं उन्हीं के साथ हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे बाकी सारे लोगों को छितर छुतर मार के, उल्टा सीधा करके, एक्सपेक्टेशन ये है कि वो अपना सियासी सफ़र जो है उनके कहने पर मोड़ दें, मोम की नाक है, जिधर वो कहें उधर मुड़ जाएं, अपनी राय मोड़ दें, अपने ही लीडर को दगा दे दें, उसके ख़िलाफ़ बयान कर लें अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए। और आपको पता ही है कि हम बुनियादी तौर पर माजरत के साथ, ये लफ्ज़ आपको बुरा लगना, लेकिन माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, हम थोड़ी सी बुज़दिल कौम है। ये बुज़दिल मैं क्यों कहता हूँ? थोड़ी सी, मैं पूरी तरह से नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे लोग भी हैं, हमारी कौम के अंदर दलेर भी हैं, सारों की बात नहीं, लेकिन काफ़ी सारे लोग थोड़े बुज़दिल हैं। और उसकी वजह ये कि हम सज़ा भी नहीं दे पाते। मैं किसी और बात में नहीं कह रहा, सज़ा देने के लिए भी बुज़दिली चाहिए होती है। हमारे लोगों को पता है कि स्टेटमेंट दो नंबरी करो, लेफ़्ट राइट एग्ज़िट मारो, उसके बाद लोगों ने भूल जाना है। लोगों का क्या है, 4 महीने बाद भूल जाना। और ये बात सच है। हम लोग बस वक्ती तौर पे ज़रा ताली शाली मारते हैं, और उसके बाद जब बुरा वक्त आता है तो कोई साथ नहीं खड़ा होता। और ये बात भी वैसे फवाद चौधरी ने अपने इंटरव्यू में की कि मैंने खान साहब को कहा सारे बदल जाते हैं, और बात उनकी वो ठीक है, बदल जाते हैं। आप याद कीजिए ना कि डॉक्टर जो हमारे कदीर खान साहब थे, एटॉमिक एनर्जी के अंदर जिन्होंने बहुत काम किया, उन पे जब बुरा वक्त आया तो हमने उनको कितनी इज्जत एक कौम के तौर पर दी, तो हम भूल भाल जाते हैं, ये अलग बात है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो कट मार गए, और उनको पता है कि यार आज इन तो कल वापसी हो जाएगी, कौम ने भूल जाना है, नया कोई तगड़ा बयान देंगे, नई पैकिंग में मामला पेश करेंगे, नई डुगडुगी बजाएंगे, अवाम फिर हमारे साथ उसके ऊपर नाचेगी। तो ये लोगों को क्योंकि थोड़ा अंदाज़ा है कि लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, तो इसलिए लोग ऐसे फैसले करते हैं। हम जैसे कुछ पागल जो हैं वो मेरा ख्याल सर फिरे अपनी वजह से, अपनी कोई दिमागी ख़राबी है, कोई फ़नी ख़राबी है हमारे दिमागों में, अपने में, कि अपने लिए अड़े हुए हैं, अपने ख़ानदानों को भी तकलीफ़ दी हुई है, अपने आप को भी। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि इस सारे अड़ने से कोई मुझे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास से कि वो आपको वापस को इज़्ज़त देगी इस चीज़ की, या पाकिस्तानी अवाम से बहुत बड़ी तवक्को है कि वो बहुत लंबा याद रखेंगे, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तो अपने ज़मीर और अपने दिल की लड़ाई पे खड़े हैं कि अपना ज़मीर और दिल नहीं मानता कि ये दुरुस्त है, वो जंग कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि, हमें लगता है कि आगे जनाब, आगे फिर आपको नज़र आएगा कि जो 2 नंबर होंगे वही जो है वो ज़्यादातर जो है वो परवान चढ़ेंगे। ये हमारा कौमी मसला है। हमें साजिशी और हमें 2 नंबर किस्म के लोग जो हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं। मिनहासुल कौम में बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब अगली खबर की तरफ आते हैं। बिजली के बिल जनाब ₹5.50 बिजली का यूनिट और बढ़ाने की तैयारियां कर दी गई हैं, ऐलान कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि जो शहबाज शरीफ साहब के सुपुत्र हैं सलमान शहबाज, उनकी IPP को पिछले 3 से 4 महीने में 63 करोड़ रुपए की अदायगियां की गई हैं। जी हाँ, पिछले चंद महीने में, चले 3 नहीं होंगे प्रिसाइजली, पिछले चंद महीने में सलमान शहबाज के बिजली घर को बिजली ये बनाते भी खुद ही हैं, ये आपको भी बुद्धू खुद ही बनाते हैं।
खाता है तो लगाता भी है। तो अब जनाब ये आईपीपी भी इनकी अपनी है। और अगर आप आईपीपीज़ पे गौर करें, कल से मीडिया इस पे थोड़ी सी न्यूज़ कर रहा है, उसकी वजह यह है कि अभी हाल ही में निगरान सेटअप में जो आपकी सनत तजारत के वज़ीर थे गौहर साहब, उन्होंने कुछ डाटा शेयर किया, क्योंकि वो ज़ाहिर है बड़ी बड़ी जो टेक्सटाइल कंपनीज़ हैं, दूसरी जो एनर्जी ज़्यादा यूज़ करती हैं, वो उसके सदर भी हैं शायद एप्टिमा के। तो उस हैसियत से उन्होंने बताया कि अब कारखाने बंद हो रहे हैं, बुरा हाल है, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे 450 अरब रुपए पिछले 1 साल में शायद या कितने अरसे में, उन्होंने कहा कि कैपेसिटी पेमेंट में दिए। ओवरऑल 10 सालों में हम 8,400 अरब के करीब जो है वो कैपेसिटी पेमेंट में दे चुके हैं। और अब अगर आप इन बिजली घरों पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कहीं जहांगीर तरीन साहब हैं, कहीं पर आपको सलमान शहबाज, ये सब यही लोग आपको नज़र आएंगे। ये नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, यही आपको बिजली बना के बेच रहे हैं। और जो कोयले से चलने वाले प्लांट हैं, जिनके ऊपर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लेके आपसे दाद समेटी थी, वो इस टाइम तकरीबन 200, जी हाँ 200 रुपये फ़ी यूनिट हुकूमत उनसे बिजली खरीद रही है। जी हाँ, जैसे पानी से जो बिजली बनती वो तो चंद रुपए यूनिट है ना, फिर कोयले से जो बनती, जो इन्होंने प्लांट लगाए थे, किकबैक्स ली होंगी जाहिर है, और उसमें हिस्सा भी होगा अपना, वहाँ से 200 रुपये फ़ी यूनिट। तो जब ये पूल में इकट्ठे होती है तो फिर औसतन कीमत जो आपको ली जाती है वो आपसे अब इस टाइम को 85-90 रुपये है। गर्मियाँ ख़त्म होने से पहले मेरा आपसे वादा है कि ये 100 रुपये से ऊपर ये करेंगे। अब मैं कोई खुश नहीं हो रहा कि 100 से ऊपर करेंगे, मैं तो आपको खबर दे रहा हूँ 5 रुपये 50 पैसे केई ने फिर दोबारा से उसकी कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ये चलता रहेगा। इसके साथ ही एक खबर आपको और भी देनी जो तकलीफ दे है ज़ाहिर है, वो ये है कि मंडी बहुत दिन के 37 साला नौजवान ने, जिसके 6 बच्चे हैं, उसने जहर की गोलियां खाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। जी हाँ, 37 साला। और ये 37 साला नौजवान जो है मजदूरी करता था, मैक्सिमम मजदूरी इसे दिन की मिलती थी 1200 रुपये, और बीच में ज़ाहिर है सारे दिन मजदूरी नहीं मिलती थी। पिछले महीने 16,000 रुपये बिल आया और वो कर्जा लेकर अदा किया। कर्जा अभी उतरा नहीं था कि नया बिल भी 16,000 कुछ सौ रुपये का आ गया। वैसे हैं बड़े इंसाफ पसंद, पिछले साल भी, पिछले महीने भी 16,000 ही बिल भेजा, इस महीने भी 17 नहीं किया, 16,000 कुछ सौ रुपये ही बिल भेजा। अब मुझे बताइए कि 25-30 हज़ार कमाने वाला, महीने का 6 बच्चे, उनका पेट भी भरना है, बिजली का बिल कहाँ से अदा करता? बच्चों का पेट खाली था, आंखें भूखी थीं, पेट खाली था, जाहिर है बच्चे खाना मांगते होंगे, पंखा भी चलाना है उनके सर के ऊपर और बल्ब भी चलाना, रात को अंधेरे में तो रह नहीं सकते। इन हालात में ज़िंदगी की उम्मीद हार गया, जहर की कहीं से गोलियां ली, पेट खाली होगा, वो खाई, उनसे पेट भरा और अल्लाह के पास चला गया। अब आप कहते रहें खाता है तो लगाता भी है, आप खुश रहें क्योंकि आपका काम चल रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो सारे के सारे लफाफे हैं, वो एक तो जी ये पेश कर रहे हैं कि ये देखें जी, मखसूस नशिस्तों का ये केस तो नहीं सुन रहे नज़रसानी, और ना ही फ़ैसला दे रहे हैं, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन फ़ौरन करवा रहे हैं। मतलब कि फ़ैसला भी नहीं तफसीली जारी कर रहे और आगे अपील भी नहीं सुन रहे और इम्प्लीमेंटेशन फ़ौरन कराते। आपको याद करवा देते हैं कि 7 अप्रैल को जब कासिम सूरी साहब की जो उन्होंने जो एक रूलिंग दी थी उसको टर्न डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो जो फैसला तो शायद 45 दिन के बाद लिखा था, इम्प्लीमेंटेशन 9 को करवा दिया था कि इस टाइम नो कॉन्फिडेंस वोट हो, इस टाइम ये हो। उस टाइम तो आप नहीं बोले थे, ना उमर चीमा साहब जैसे लोग बोले थे, ना दूसरे बोले थे, ये सब लिफाफे उस टाइम चुप थे, लेकिन अब बोल रहे हैं। उस टाइम आपने जजेस की नीयत पर शक नहीं किया था। आज ये तो हमेशा जजेस फैसला पहले देते हैं, तफसीली फैसला बाद में आता है, इम्प्लीमेंटेशन तो फ़ौरन हो जाती है। जब जो शॉर्ट ऑर्डर आ जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। ये तो मुसद्दका असूल है पूरी दुनिया का। अच्छा जी, इमरान खान यूके में टॉप ट्रेंड पर हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इमरान खान इस टाइम यूके में टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। और उसके बाद नादिया खटक, उनको खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ले जाने का फ़ैसला किया। अच्छी वर्कर हैं, ये हर जगह पर मौजूद होती हैं, हर जगह पर बहुत ही मेहनती वर्कर हैं और हर जगह पर मौजूद पाई गई। ये सारे प्रोसेस में इमरान खान की जितनी भी केसेस थे, हर जगह पर मैंने नादिया खटक को वहाँ पर पाया। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, सताइश करूँगा मैं इस चीज़ की कि ये फ़ैसला किया जा रहा है। चलते चलते आपको ये भी बता दूँ कि इमरान खान साहब ने जो है एक और बहुत ही, अगले व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन सिर्फ ये बता दूं कि खतीजा शाह के बारे में उन्होंने एक बहुत ही तगड़ा पैगाम भेजा है पार्टी को इमरान खान साहब ने, और वो मैं तफसील से अगले व्लॉग में दूसरी तीसरी स्टोरी के तौर पर आपके सामने रखूंगा ताकि उसकी तफसील भी बता सकूं, क्योंकि अब व्लॉग लंबा हो गया है। अच्छा जी, जाने से पहले आपको ये भी याद करवा दूं कि पास अफदर, जी हाँ,
हमारी बाजी के शौहर सफदर अवान साहब, उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त उनकी वीडियो लीक हुई है। वो ज़ाहिर है लोगों से बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसे उनकी बेइज्जती हो गई है। वो तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, वो तो अब जुनैद की अम्मी के सामने नहीं जाते। वो वीडियो है और उसके ऊपर तज्जिया और काफ़ी सारी खबरें ये आज के पंजाबी वीलॉग में हैं, वो ज़रूर देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।